साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। आप राजस्थान के किसी भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासें हो सकती है। ठीक है साथियों, यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सबके सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। आप अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाइए और उसमें जो जो टॉपिक हैं वो आप हमसे पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है साथियों, ये बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया कंटेंट है। आप मिलान कर लेना, किसी भी गाइड से कर लेना या किसी और अन्य ऑथेंटिक बुक से कर लेना। ये सब ऑथेंटिक बुकों से मैटर तैयार किया गया है। ठीक है साथियों, तो आज अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में, ये क्या कहता है, इसमें क्या है, इन सब के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अनुच्छेद जीवन एक व्यक्तिगत और स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अर्थात क्या है, देखो साथियों, इस लाइन का किसी भी व्यक्ति के जीवन, लाइफ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल कानूनी द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करके ही छीना जा सकता है। इसमें दी गई है व्यक्ति को स्वतंत्रताएं। अब वो किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, किस समय वो स्वतंत्रताएं लागू होगी और किस समय वो स्वतंत्रताएं उस व्यक्ति से छीन ली जाएगी, इन सब के बारे में आज अपन इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है साथियों, अब अनुच्छेद 21 किन पर लागू होगा? अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगा, भारतीयों पर भी लागू होगा और विदेशी नागरिकों पर भी लागू होगा। ठीक है साथियों, और इसमें क्या है, दोनों को इनका संरक्षण प्राप्त होता है। अब उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति विदेशी पर्यटन भारत में रहता है और उसके जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही होती है। ठीक है साथियों, अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 21 के उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य हैं इसके, देखो, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की रक्षा करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना, राज्य की मनमानी को रोकना, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना और कानून में शासन को बनाए रखना। ये सारे हैं अनुच्छेद 21 के उद्देश्य। ठीक है साथियों, आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 21 का उद्देश्य नहीं है। जो आपको लगे कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता इससे प्रभावित हो रही है, वो तो अनुच्छेद 21 का उद्देश्य है, और जो लगे कि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती तो वो अनुच्छेद 21 नहीं है। अनुच्छेद 21 है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं जीवन और लाइफ का इसमें क्या अर्थ है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, इसका अर्थ है सम्मान, सुरक्षा, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। इसमें क्या क्या शामिल है, देखो, सम्मानपूर्वक जीवन जीना और स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, स्वास्थ्य, शिक्षा और गोपनीयता और सुरक्षित जीवन। इन अधिकारों का विस्तृत अध्ययन हम भाग 2 में करेंगे। ठीक है साथियों, अब अपन एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, देखो, यदि किसी व्यक्ति को भोजन, स्वच्छ पानी और रहने के लिए न्यूनतम सुविधा भी न मिले तो यह केवल कठिन जीवन नहीं बल्कि अनुच्छेद 21 के व्यापक अर्थ से जुड़ा प्रश्न भी बन सकता है। अब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कानून की सीमा में रहते हुए स्वतंत्र जीवन के रूप में जीवन जीने का अधिकार है। इसमें शामिल क्या क्या है, देखो, आने जाने की स्वतंत्रताएं, अपनी पसंद से जीवन जीना, व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रताएं और अनावश्यक गिरफ्तारी से सुरक्षा। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी आधार के गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया जाए तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। ठीक है साथियों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में अपन देखते हैं। यह संसद या राज्य विधानमंडल में कोई वैध कानून बनाया है और उसी कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित की जाती है तो वह संवैधानिक होगी। लेकिन केवल कानून होना ही पर्याप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में स्पष्ट किया कि वह कानून न्याय संगत और उचित और तर्कसंगत भी होना चाहिए। ठीक है साथियों, केवल कानून बनाना ही सही या पर्याप्त नहीं है, वह
कानून न्याय संगत, उचित और तर्क संगत भी होना चाहिए। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो गिरफ्तारी न्यायालय द्वारा अवैध की जा सकती है। अब बात करते हैं अपन आगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ में क्या अंतर है। ठीक है साथियों, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये क्या होता है, इसमें देखो होता है कानून को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। मूल रूप से जापान के संविधान से यह चीज़ प्रेरित है। ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है जापान के संविधान से प्रेरित है। प्रारंभिक व्याख्या ये संकीर्ण था। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ इसमें क्या है, देखो प्रक्रिया के साथ साथ कानून का न्याय संगत और उचित होना भी आवश्यक है। अमेरिकी संविधान के विकसित सिद्धांत का है ये न्याय, कानून और निष्पक्षता की भी जांच करता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें क्या है, यह अनुच्छेद का एक पहला महत्वपूर्ण निर्णय था। इस निर्णय में क्या था, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो निर्णय ये था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था यदि सरकार ने कानून बनाया है तो उसी के अनुसार कार्यवाही की है तो अनुच्छेद 21 का पालन माना जाएगा। उस समय न्यायालय कानून को उचितता की जांच नहीं करता था। अब है इसका उदाहरण देखते हैं। यदि संसद कोई कानून बनाती है, उसी के अनुसार व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो वह केवल यह देखा जाता है कि कानून का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। अब है मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है देखते हैं। यह अनुच्छेद 21 का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। ये निर्णय क्या था साथियों, देखो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए बल्कि यह न्याय संगत और उचित और तर्क संगत भी होनी चाहिए। इस निर्णय के बाद अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत व्यापक हो गया था। अब इसका उदाहरण देके समझते हैं अपन ये क्या बात थी। यदि सरकार बिना उचित कारण किसी नागरिक का पासपोर्ट जब्त कर ले और उसे सुनवाई का अवसर भी नहीं दे तो यह कार्यवाही अनुच्छेद 21 के विरुद्ध हो सकती है। परीक्षा के तथ्य में कुछ देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। यह प्रत्येक नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होता है। जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है बल्कि गरिमा के साथ ही जीवन है। AK गोपालन 1950 में इसकी संकीर्ण व्याख्या दी थी। मेनका गांधी 1978 में व्यापक कानून न्याय संगत और उचित और तर्क संगत होना चाहिए। अनुच्छेद 14, 19 और 21 संविधान का ये श्रवण त्रिकोण कहा जाता है। किसको कहा जाता है संविधान का ये श्रवण त्रिकोण? 14 को, 19 को और 21 को। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विकसित अधिकार। अब क्या क्या अधिकार हैं इसमें देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, संविधान में ये सभी अधिकार अलग अलग नहीं लिखे गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करके इन्हें जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। पहला क्या है इसमें, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। ठीक है साथियों, इसका अर्थ क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को केवल जीवित रहने का नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इसमें शामिल है सम्मानपूर्ण जीवन, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, स्वास्थ्य है और स्वच्छ वातावरण है। उदाहरण से अपन समझते हैं, यदि किसी व्यक्ति को अमानवीय परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया जाए तो वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं निजता का अधिकार। निजता के अधिकार में क्या है, देखो अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी जीवन और परिवार, व्यक्तिगत और जानकारी और व्यक्तिगत निर्णय में सुरक्षित रखने का अधिकार है। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति बिना आपकी अनुमति के आपका मोबाइल डेटा या निजी जानकारी सार्वजनिक कर देता है तो यह निजता का अधिकार का प्रश्न बन सकता है। अब बात करते हैं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अर्थ क्या है इसमें, प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है। इसका उदाहरण देखते हैं, यदि कोई उद्योग बिना शोधन के जहरीला पानी नदी में छोड़ता है तो उससे आगे लोगों को स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो यह अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ प्रश्न हो सकता है।
अब है स्वास्थ्य का अधिकार। अर्थ क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, सरकारी अस्पतालों में प्राथमिक चिकित्सा और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराना, यह अधिकार भी जुड़ा माना जाता है। और इसके बाद में बात करते हैं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। इसमें क्या है देखो साथियों, इसका अर्थ क्या है? यदि कोई गरीब व्यक्ति वकील रखने में सक्षम नहीं है तो राज्य उसे निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी गरीब आरोपी के पास वकील रखने के लिए पैसे नहीं है तो न्यायालय उसे निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। अब है त्वरित न्याय का अधिकार। अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति का मुकदमा अनावश्यक रूप से वर्षों तक निलंबित नहीं रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 15-20 वर्षों तक बिना निर्णय के जेल में विचाराधीन कैदी बना रहता है तो उसके अनुच्छेद 21 के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। अब है शिक्षा का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और शिक्षा अनिवार्य देने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार साथियों किस में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 21A में। ठीक है साथियों, ये बात आप ध्यान रखना, जिसमें क्या है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि 8 वर्ष से बच्चे को प्राथमिक शिक्षा से वंचित किया जाता है तो अनुच्छेद 21A के संबंधित विषय होगा। अब है आश्रय का अधिकार। जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना ही नहीं, एक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक रहने के लिए न्यूनतम आवास की आवश्यकता होती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने आश्रय को भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। स्वच्छ पेयजल का अधिकार। सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल भी जीवन के अधिकार का भिन्न अंग है। अब है प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से भी सुरक्षा भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है। अब है विदेशी यात्रा का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया के अधीन विदेशी यात्रा करने का अधिकार भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। अब है उदाहरण के लिए देखते हैं, यदि बिना उचित कारण किसी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए तो वह न्यायालय में चुनौती दे सकता है। परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्न अधिकारों को शामिल किया गया है। अब देखो साथियों, अपन ने जो ऊपर बातें करी थी उन सबको हमने एक साथ लिख दिया है ताकि थोड़ा ध्यान में रहे। गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क वित्तीय सहायता और त्वरित न्यायालय, शिक्षा का अधिकार जो बाद में अनुच्छेद 21(1) में कर दिया गया था, आश्रय का अधिकार और स्वच्छ पेयजल का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 21 और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें क्या है? महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय और परीक्षा हेतु कुछ विशेष तथ्य हैं। अब साथियों, इन विशेष तथ्यों के बारे में अपन बात करते हैं कि क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या है? देखो साथियों, अनुच्छेद 21 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इसकी व्यवस्था की थी। आज जीवन के अधिकार के अंतर्गत अनेक अधिकार शामिल हैं। पहला क्या है इसमें? मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। क्या तथ्य है इसमें? सरकार ने बिना उचित कारण बताए मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी थी। अब निर्णय क्या निकला? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, वह प्रक्रिया न्याय संगत और उचित तर्क संगत भी होनी चाहिए। अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक दूसरे से जुड़े हैं। संविधान में इन्हें स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। अब उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, यदि सरकार बिना कारण बताए किसी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त कर ले और उसे अपनी बात रखने का अवसर भी न दे तो वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकता है। अब बात करते हैं
जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, क्या निर्णय था, देखो इसका। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बिना आपकी अनुमति के आपके मोबाइल का निजी डेटा और फोटो, व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करता है तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं हुसैनेरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या निर्णय हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि त्वरित न्यायालय प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 10-15 वर्षों तक बिना निर्णय के जेल में विचाराधीन कैदी बन रहे हैं तो वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकता है। अब इसके बाद में अपन बात कर ओल्गा टेलीज बनाम वर्सेज मुंबई म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन। इसमें क्या निर्णय आया था, देखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जीविका का अधिकार भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है, क्योंकि यदि व्यक्ति के पास आजीविका ही नहीं होगी तो संपूर्ण जीवन भी नहीं जी सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी फेरी वाले या रेडी वाले को बिना वैकल्पिक व्यवस्था और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए हटा दिया जाए तो यह अनुच्छेद 21 का पर्सन बन सकता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं फ्रांसीसी कोराली मुलीन वर्सेज यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब इसमें क्या है, देखो इसका क्या निर्णय आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना ही नहीं बल्कि मानव गरिमा के साथ जीवन जीना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कैदी के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाए, उसे न्यूनतम मानवीय सुविधाएं भी नहीं दी जाए तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकता है। ठीक है साथियों, अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21A का क्या संबंध है। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 21 में ही विकसित हुआ है। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया था। कौन से अनुच्छेद में, किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था इसे? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को। पहले ये 21 का ही भाग था, फिर इसको 21 को अलग कर दिया, इस टॉपिक को, फिर इसको 21A कर दिया। अब है अनुच्छेद 21 क्यों सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या की है। इसके अंतर्गत अनेक मौलिक अधिकार विकसित हुए हैं। इसे भारतीय संविधान का सबसे जीवित अनुच्छेद माना जाता है। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा हेतु कुछ मुख्य तथ्य। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति के नागरिक और विदेशियों पर लागू होता है। यह संविधान का सबसे व्यापक और मौलिक अधिकार माना जाता है। मेनका गांधी 1978 के बाद इसका दायरा बहुत बढ़ गया। अनुच्छेद 14-19-21 को एक सवर्ण त्रिकोणीय कहा जाता है। अब है पट्टास्वेर, ये 2017 के निजता के अधिकार के मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। और ये आगे खातूना का क्या मामला था, 1979 में त्वरित न्यायालय को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। और फिर है ओल्गा 1985 में जीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ा गया था। ठीक है साथियों, ये कब जोड़ा गया था? 1985 में जीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ा गया था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को विधि द्वारा निर्धारित रीति से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं। अर्थात 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में ये जोड़ा गया था। 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावित हुआ। और इसी दिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 21A जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में था। अर्थात सरकार का प्रयास था कि बच्चों को शिक्षा मिले, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं था। 86वें संविधान संशोधन में इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। निःशुल्क फ्री शिक्षा का अर्थ क्या है? निःशुल्क फ्री शिक्षा का अर्थ है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ऐसी कोई फीस या शुल्क नहीं लिया जाएगा जिसमें वह शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी सरकारी विद्यालय में कक्षा 5 का विद्यार्थी
अनिवार्य ट्यूशन फीस मांगी जाए तो वह फीस न देने पर उसे पढ़ने से रोका जाएगा, तो अनुच्छेद 21 की भावना के विपरीत होगा। अनिवार्य कंपलसरी का क्या अर्थ है? देखो, अनिवार्य शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि केवल बच्चे को पढ़ने की जिम्मेदारी है, इसका अर्थ है कि राज्य की जिम्मेदारी है। प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में ये प्रवेश सुनिश्चित करना है, उसे शिक्षा उपलब्ध कराना है, उसे प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट 2009 क्या है, इसको अपन देख लेते हैं। अनुच्छेद 21A लागू करने के बाद संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्या क्या प्रावधान है वो अपन प्रावधान पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा हो, पड़ोस के विद्यालय की व्यवस्था हो और किसी भी बच्चे को केवल असफल होने के आधार पर उसे प्राथमिक स्तर से विद्यालय से बाहर न करना बाद में कुछ प्रावधानों में संशोधित किया गया था। शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना है। और अब क्या, निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण। RT अधिनियम के अनुसार क्या है, देखिए साथियों, निजी गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों में प्रवेश स्तर जैसे कि एक या प्राइमरी स्कूल जहां लागू होती है था आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS से वंचित वर्गों के लिए 25% सीट का आरक्षण करनी होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी निजी विद्यालय में कक्षा 1 से 100 सीटें हैं, 25 सीटों के पात्र EWS द्वारा वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की जा सकती है। अब अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45 का क्या संबंध है? देखो, 86वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 45 क्या है? 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21A का महत्व है। इसमें क्या है? देखो, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, प्रत्येक बच्चे को समान अवसर प्रदान किया है, बाल श्रम और अशिक्षा को कम करने में सहायता है, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। अब महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय क्या था, इसके बारे में अपन देखते हैं। सोसाइटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि RT अधिनियम 2009 सामान्य निजी विद्यालयों पर लागू होगा, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को संविधान द्वारा प्राप्त विशेष संरक्षण के कारण अलग स्थिति प्राप्त होती है। परीक्षा हेतु कुछ मुख्य तथ्य अपन देख लेते हैं। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा इसको जोड़ा गया था। 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावित है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू किया गया है। RT एक्ट 2009 के द्वारा इसको लागू किया गया। निजी गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों में 25% EWS से वंचित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। पहले शिक्षा अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्वों में थी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 और 21A में अंतर। इसमें क्या है? अनुच्छेद 21 क्या है? देखो, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, मूल संविधान का भाग है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21A। इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार है, केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। प्रगति सूची क्या है, इसके बारे में अपन देखते हैं। अनुच्छेद 20 दोषी सिद्धित से संबंधित तो संरक्षण प्रदान करता था। अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं संरक्षण देता था। और अनुच्छेद 21A क्या है? शिक्षा का अधिकार देता है। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ यह टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट विषय के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और फिर से आप सभी को बता देता हूं मैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए और हमें कमेंट करके ये बताएं कि आप कहां से क्लासें देख रहे हो। ठीक है साथियों।